कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप और आपका पार्टनर दो अलग-अलग भाषाएं बोल रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, और दिन के आखिर में दोनों को लगता है कि हमारी बात तो सुनी नहीं गई। ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली स्थिति रिश्तों में बहुत बहुत आम है। हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ साफ साफ कह रहे हैं, फिर भी सामने वाले तक बात क्यों नहीं पहुंच रही। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं, वो इसी समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जॉन ग्रे की मशहूर किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस के मुख्य विचार हैं। हाँ, ये किताब कहती है कि शायद हम अलग-अलग भाषाएं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम हैं ही अलग-अलग भरों से। ये एक मजेदार रूपक है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा विचार छिपा है। लेखक का मानना है कि पुरुष और स्त्री के सोचने, महसूस करने और संवाद करने के तरीके में बुनियादी फर्क है। समस्या फर्क में नहीं है। समस्या तब होती है जब हम ये उम्मीद लगा लेते हैं कि हमारा साथी हमारी ही तरह सोचेगा और व्यवहार करेगा। तो आज हमारा मिशन एक तरह से इन दोनों ग्रहों के निवासियों के लिए एक अनुवाद गाइड, एक ट्रांसलेशन गाइड बनाने जैसा है। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब मंगल ग्रह का कोई निवासी कुछ कहता है, तो शुक्र ग्रह के निवासी को उसका क्या मतलब निकालना चाहिए। और इसके उलट भी। हाँ, और ये पड़ताल इन विचारों का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि इस नजरिए ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपने रिश्तों को देखने में कैसे मदद की है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। इस गाइड का पहला अध्याय खोलते हैं। तनाव की भाषा। जब दोनों तनाव में होते हैं तो उनकी बातचीत कैसी होती है? ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि तनाव से निपटने के तरीके बहुत अलग-अलग हैं। कहा गया है कि पुरुष जब किसी समस्या से घिर जाते हैं तो उनका दिमाग फौरन एक फिक्स इट मोड में चला जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हाँ, उनका पहला काम होता है समाधान खोजना। उन्हें लगता है कि मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है समस्या को हल कर देना। हाँ, और ये बात मुझे बहुत जानी पहचानी लगती है। जैसे अगर कोई स्त्री घर आकर कहती है, आज ऑफिस में दिन बहुत खराब था, मेरे बॉस ने बहुत सुनाया, तो पुरुष का पहला जवाब क्या होगा? समाधान। शायद कुछ ऐसा कि तुम्हें एचआर से बात करनी चाहिए, या अगली बार ऐसा हो तो तुम ये जवाब देना। बिल्कुल, वो अपनी तरफ से मदद कर रहा है, समाधान दे रहा है। लेकिन यहाँ अनुवाद में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि जब शुक्र ग्रह की निवासी ये कह रही है तो वो समाधान नहीं मांग रही। तो वो क्या कह रही है? वो असल में कह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे भावनात्मक सहारे की जरूरत है, बस कोई मेरी बात सुन ले। अच्छा, तो बस ये सुनना चाहती है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम जरूर थक गई होगी। हाँ, उसे सलाह नहीं, सहानुभूति चाहिए। और इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है जो मुझे हमेशा से थोड़ा नाटकीय लगा है। पुरुषों अपनी गुफा में चले जाना। इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, ये गुफा वाला कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर हुआ। इसका सीधा सा मतलब है अकेलापन। जब पुरुष बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो वो चुप हो जाता है, अकेला रहना चाहता है। वो समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाकी दुनिया से कट जाना चाहता है। उसके दिमाग में समाधान खोजने की प्रक्रिया चल रही होती है। और आज के जमाने में ये गुफा सिर्फ एक शांत कमरा तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं। आज के दौर में ये गुफा घंटों तक वीडियो गेम खेलना, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या हेडफोन लगाकर कोई पॉडकास्ट या म्यूजिक सुनना भी हो सकता है। मतलब रूप बदल गया है, पर मूल व्यवहार वही है, दिमाग को बाहरी शोर से हटाकर समस्या पर लगाना। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि अनुवाद में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। बहुत ज्यादा। मंगल ग्रह की भाषा में चुप्पी का मतलब है, मैं एक समस्या सुलझा रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। लेकिन शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद हो सकता है, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ। और यही टकराव की जड़ है। एक व्यक्ति को स्पेस चाहिए और दूसरे को कनेक्शन। किताब का 5वां सिद्धांत ठीक इसी के उलट है। जब स्त्रियां परेशान होती हैं तो वो अपनी गुफा में नहीं जाती, वो बात करती हैं। वो बात करना चाहती हैं। उनके लिए अपनी भावनाओं और समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करना ही एक तरह का उपचार है, एक हीलिंग प्रोसेस है। बात करने से उन्हें बोझ हल्का महसूस होता है, भले ही कोई ठोस समाधान न निकले। तो एक तनाव में चुप हो जाता है, दूसरा बात करना चाहता है। ये तो टकराव होना तय है। तो फिर संवाद का पुल कैसे बने? देखिए, किताब का समाधान बहुत सीधा है, लेकिन अमल में लाना मुश्किल। पुरुषों को बिना सलाह दिए सुनना सीखना होगा, सिर्फ सुनने के लिए सुनना। से निपटने का उनका अपना तरीका है। ये एक दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। ये तो हुई तनाव की बातें, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, प्यार जताने की बात आती है,
तब क्या? किताब कहती है कि यहाँ भी दोनों ग्रहों की जरूरतें काफी अलग हैं। मुझे ये हिस्सा हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जिस तरह से हम प्यार महसूस करते हैं सामने वाला भी वैसे ही करता हम होगा, अपनी भाषा में प्यार देते हैं। जबकि शायद उन्हें किसी और भाषा की जरूरत हो। सिद्धांत नंबर 3 इसी पर है। किताब में साफ साफ लिस्ट दी गई है। स्त्रियों को रिश्ते में मुख्य रूप से चाहिए देखभाल, मतलब केयरिंग, समझ, अंडरस्टैंडिंग, सम्मान और समर्पण। हाँ ये चीजें उन्हें सुरक्षित और खास महसूस कराती हैं। लेकिन पुरुषों की लिस्ट तो काफी अलग है। हाँ, पुरुषों के लिए किताब में बताया गया है विश्वास यानी ट्रस्ट, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, सराहना, एप्रिसिएशन और प्रशंसा, एडमिरेशन। ये जरूरतें उनकी काबिलियत और उनके वजूद को मान्यता देती हैं। मुझे ये सराहना और प्रशंसा वाली बात थोड़ी पुरानी लग सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि पुरुषों को सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है? नहीं, ये सिर्फ तारीफ के बारे में नहीं है, ये उनके प्रयासों को देखने और स्वीकार करने के बारे में है। इसे बड़ी तस्वीर में देखें। अच्छा। पुरुषों को अक्सर ये महसूस करना अच्छा लगता है कि वे सक्षम हैं, कि वे अपने साथी के जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। जब उनकी साथी उन पर भरोसा जताती है या उनके किए किसी काम की सराहना करती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो ये उनके लिए ईंधन की तरह काम करता है। एक तरह की प्रेरणा। हाँ, ये उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। और इसके बिना उन्हें लग सकता है कि वे काफी नहीं हैं, कि वे असफल हो रहे हैं। वहीं स्त्रियों के लिए देखभाल और सम्मान का मतलब है कि उन्हें उनके होने के लिए प्यार किया जा रहा है, न कि उनके किसी काम के लिए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जब उनका साथी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है बिना जज किए, तो उन्हें लगता है कि वे रिश्ते में खुलकर सांस ले सकती हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पौधे को धूप चाहिए और दूसरे को छांव। आप एक को दूसरे की जरूरत की चीज देंगे तो वो मुरझा जाएगा। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये बड़ी बड़ी जरूरतें कैसे दिखती हैं? बहुत ज्यादा। क्या छोटी छोटी बातें भी उतनी ही मायने रखती हैं? बिल्कुल, और यहीं पर किताब का एक और मजेदार सिद्धांत आता है जिसे स्कोर कीपिंग कहा गया है। यह बताता है कि प्यार के छोटे बड़े कामों को कैसे गिना जाता है। ये स्कोर कीपिंग वाली बात तो बहुत आम लगती है। ऐसा लगता है कि कई झगड़ों की जड़ यही होती है। एक साथी को लगता है कि उसने एक बड़ा काम कर दिया, हाँ, और दूसरे को लगता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज हो गई। बिल्कुल। किताब के अनुसार स्त्रियों के लिए प्यार के हर काम का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बराबर का मूल्य होता है। हर एक काम का एक पॉइंट मिलता है। एक पॉइंट? हाँ, किसी की तारीफ कर देना, घर के काम में हाथ बटा देना, दिन में बस एक बार प्यार से हाल पूछ लेना, ये सब बराबर के पॉइंट्स हैं। उनके लिए प्यार का इजहार एक बड़ी घटना नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों की एक लगातार बहने वाली नदी है। जबकि पुरुष शायद बड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे कोई महंगा तोहफा दे दिया या छुट्टियों पर ले गए। हाँ, और उन्हें लगता है कि उन्होंने 100 पॉइंट्स का एक ही काम कर दिया और अब उन्हें अगले कुछ हफ्तों तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक आम धारणा है। वे सोचते हैं कि उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। वे इन छोटे छोटे रोजमर्रा के इशारों के महत्व को कम आंक सकते हैं। तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान ये है कि बात बड़े या छोटे काम की नहीं है, बात है लगातार किए गए प्रयासों की, जो ये दर्शाते हैं कि आप हर दिन अपने साथी के बारे में सोच रहे हैं, उनकी परवाह कर रहे हैं। 100 गुलाब एक दिन देने से बेहतर है 100 दिन तक एक एक गुलाब देना। ये एक बहुत बड़ा सबक है। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जो अक्सर रिश्तों में तूफान ला देता है, भावनाओं का उतार चढ़ाव। किताब में इसके लिए भावनाओं की लहरों का रूपक इस्तेमाल किया गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। जॉन ग्रे लिखते हैं कि स्त्रियों की भावनाएं और आत्मसम्मान लहरों की तरह स्वाभाविक रूप से ऊपर नीचे होता है। अच्छा। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, वैसे ही एक स्त्री का भावनात्मक स्तर भी कभी बहुत अच्छा हो सकता है और कभी बिना किसी खास बाहरी वजह के नीचे जा सकता है। और यहाँ पुरुष क्या गलती करते हैं? वे इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है। जब वो अपने साथी को दुखी या परेशान देखते हैं तो उनका फिक्स इट मोड फिर से चालू हो जाता है। फिर से वही बात। हाँ, वे वजह पूछने लगते हैं, समाधान देने लगते हैं, या इससे भी बुरा इसे मूड स्विंग कहकर उसकी आलोचना करने लगते हैं। जबकि किताब का सुझाव है कि ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बिल्कुल। जैसे चांद के घटने बढ़ने को ठीक नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस लहर को भी। तो फिर करना क्या चाहिए? बस साथ रहना है। जब लहर नीचे जा रही हो तो पुरुष को एक मजबूत लंगर की तरह काम करना होता है। उसे बस सुनना है, सहारा देना है और ये भरोसा दिलाना है कि ये समय भी गुजर जाएगा।
तर्क नहीं करना है। उस समय तर्क करने या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कहने से बात और बिगड़ती है। बस भावनात्मक समर्थन की जरूरत होती है। जब लहर अपने आप ऊपर उठेगी तो सब फिर से सामान्य हो जाएगा। तो अब तक हमने संवाद, जरूरतें और भावनाओं के उतार चढ़ाव को समझा। ऐसा लगता है कि इन सब का निचोड़ समझ और स्वीकृति पर आकर टिकता है। लेकिन यहाँ भी एक विरोधाभास है। किताब का 8वां सिद्धांत कहता है कि स्त्रियां अक्सर चाहती हैं कि पुरुष बिना कहे उनकी जरूरतें समझ जाएं। हाँ, ये एक बहुत ही आम उम्मीद है कि अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। एक तरह से प्यार का इम्तिहान लेने जैसा। बिल्कुल। और पुरुष इस इम्तिहान में लगभग हमेशा फेल हो जाते हैं, क्योंकि किताब के मुताबिक वे दिमाग नहीं पढ़ सकते। सही बात है। किताब का समाधान बहुत सीधा और व्यवहारिक है। पुरुषों को स्पष्ट शब्दों में बताने की जरूरत होती है। इशारे नहीं समझ पाते। वे इशारे या छिपे हुए संदेश नहीं समझ पाते। इसलिए ये उम्मीद करने के बजाय कि वो समझ जाएंगे, ये कहना कि आज मेरा दिन बहुत खराब था, क्या तुम बस मेरी बात सुन सकते हो, ज्यादा कारगर होता है। सीधा और स्पष्ट संवाद वही इसका एकमात्र हल है। और ये हमें शायद सबसे जरूरी और अंतिम सिद्धांत पर ले आता है, जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। हाँ, 10वां सिद्धांत, मतभेदों को स्वीकार करना। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने साथी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके अंतर को समझें, सम्मान करें और स्वीकार करें। पुरुष मंगल ग्रह से हैं और स्त्रियां शुक्र ग्रह से। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ग्रह दूसरे से बेहतर है, वे बस अलग हैं। तो कोशिश ये नहीं करनी है कि मंगलवासी शुक्रवासी बन जाएं या शुक्रवासी मंगलवासी की तरह सोचने लगें। बिल्कुल नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के ग्रह की भाषा, संस्कृति और जरूरतों को सीखें, जैसे आप किसी दूसरे देश में जाके सीखते हैं। अच्छा। जब पुरुष ये समझना बंद कर देते हैं कि स्त्री को ठीक करने की जरूरत है और स्त्रियां ये उम्मीद करना छोड़ देती हैं कि पुरुष उनकी तरह ही सोचेगा और महसूस करेगा, तभी रिश्ते में असली संतुलन और सम्मान आता है। जॉन ग्रे का संदेश बहुत सरल है। पुरुष और स्त्रियां अलग हैं और इस फर्क को समस्या मानने के बजाय इसे एक खूबी की तरह देखना चाहिए। हाँ, यही भिन्नता रिश्तों को दिलचस्प और सीखने लायक बनाती है। बिल्कुल। जब हम एक दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ जाते हैं तो बहुत सारी गलतफहमियां जो पहले व्यक्तिगत हमले लगती थीं, वे अब बस एक सिस्टम एरर की तरह दिखने लगती हैं, जिसे ठीक किया जा सकता है। हाँ, सही कहा। जब हम एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझकर उन्हें उनकी भाषा में प्यार देना सीखते हैं, तो गलतफहमियां कम होती हैं, प्यार बढ़ता है और संबंध गहरे हो जाते हैं। यह अपनी अनुवाद गाइड को लगातार अपडेट करते रहने जैसा है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो मैं सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी। किताब के अंतिम पंक्तियों में एक गहरा विचार छिपा है। याद रखिए, सामने वाला आपके जैसा नहीं है और यही बात रिश्ते को सीखने लायक बनाती है। तो क्या इस अंतर को पूरी तरह से गले लगाना और उसे समझने की लगातार कोशिश करते रहना ही एक गहरे और मजबूत संबंध की असली शुरुआत है?